राज ठाकरे जी को और उनकी टीम को कहता हूं कि आप जो मराठी करो, जो उत्तर भारतीयों को एक एक थप्पड़ मार रहे हो और मराठी बोलो। मैंने 2 इंटरव्यू से मंगल प्रभात जोड़ा के किए कि मराठी बोल, तुला मराठी येत नहीं। और आज वो मंत्री 1 लाख करोड़ का आदमी टूटी फूटी मराठी में इंटरव्यू करता है और विधानसभा में बोलता है। तो इसका श्रेय मराठी बोलने का मुझे जाना चाहिए, और मराठी में वो बोल रहे हैं विधानसभा में, तो मैं उनको 10 में से 9 नंबर देता हूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आबिद नकवी और हमारे साथ इस वक्त हैं भाजपा के एक्स बड़े लीडर जो कभी प्रमोद महाजन जी या फिर गोपीनाथ मुंडे जी के उनके करीब थे, और दूसरे ये युवा मोर्चे के बीजेपी युवा मोर्चे के बड़े नेताओं में थे, राष्ट्रीय नेताओं के करीब इनको रहने का वो मिला, और कई मूवमेंट्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया यहाँ। बल्कि यूँ कहा जाए कि मुंबई में पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल जो है संजय बेड़िया गिरगांवकर का अगर कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं संजय बेड़िया जी से कि जो अभी इस समय सरकार में बैठी हुई देवेंद्र फडणवीस जी और साथ में 2 दलों की तो साथ में सम्मिलित करके जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, तो उसके मुंबई के जो एमएलएज हैं भाजपा के, इसमें से कई एमएलएज तो साथ में आपके काम किए हुए होंगे, कई तो आपके एक तरह से जूनियर भी रहे होंगे, तो कुछ सीनियर भी रहे होंगे। जी जी। तो अगर हम शुरू करें तो इन जनरल अगर इनके बारे में बात की जाए, जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं इन जनरल जी मुंबई के? जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आबिद भाई, आपने मुझे आपके चैनल पर बुलाया और इस काबिल समझा। आपने सही कहा कि मैंने प्रमोद जी अडवाणी जी के साथ काम किया है। पार्टी बहुत छोटी थी उस समय, तो पार्टी में कुर्सी लाना, पानी लाना, जब बीजेपी ऑफिस नरीमन पॉइंट पे हुआ करती थी तो सिर्फ एक पतरे का शेड हुआ करता था। वहाँ पर हमारे पास में कुछ काम करने के लिए सर्वेंट वगैरह होते ही नहीं थे, हम कार्यकर्ता ही काम करते थे और बाहर कुर्सी पे बैठते थे। चौरड़िया जी बड़े अच्छे नेता हुआ करते थे, प्रदेश संभालते थे। और फिर जब 1-2 एमएलए टोटल हुआ करते थे, एक प्रेम शर्मा, एक रामदास नाइक मुंबई से, बाकी राम नाइक, बस ये 2 एमएलए हुआ करते थे। बाकी तो हम कहीं जाते थे, मुस्लिम एरिया में जाते थे तो हमको मार खाना पड़ता था, हिंदू एरिया में भी जाते थे तो शिवसेना का बोलबाला था, हमारा कोई जोर था ही नहीं। और समय का परिवर्तन हुआ, प्रमोद जी गए, कुछ ऐसे कांड हुए और बीजेपी ने एक नया रंग लिया, और नए रंग के साथ बीजेपी देश को रंगने लगी। उसमें कहीं मैं आगे पीछे, शायद मैं उनके रंग में नहीं रंग सका, क्योंकि मैं पुराने ख्याल का एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, तो मैं थोड़ा सा अलग हो गया। पार्टी ने कभी मुझे निकाला नहीं, सब नेताओं ने बहुत प्यार किया है। 1-2 लोगों से मंगल प्रभात जोड़ा हुआ, वो भी मित्र थे, पर एक मतभेद हो गया किसी बात पे से। तो हम अभिमानी तो नहीं हैं आबिद भाई, पर स्वाभिमानी जरूर हैं, और उसके कारण वो लड़ाई इतनी चली। तो देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ ही थे, तो मैंने कहा कि जब उनके साथ हैं, कार्यकर्ता के साथ नहीं है, तो हम अलग हो जाते हैं, अलग होकर काम करते हैं। समाज कल्याण का काम तो कैसे भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम कोई पार्टी के साथ में रहें। मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, एल्बम बनाते हैं, और बस आप लोगों की दुआएं हैं, बड़े अच्छे से हम चल रहे हैं। बताइए। तो अब ये तो हो गई इन जनरल मुंबई में जी क्या स्थिति जी है, भाजपा के नेताओं की जी जी क्या गुजरे हुए, कल में क्या हुआ जी। लेकिन अभी जो है अगर ले एक मेंबर को हम ले लें जी कि जो बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं, उनके जी। बारे में आपके क्या ख्याल? जैसे संजय उपाध्याय जी हैं बोरीवली से जी। जीत के आए हैं, जी, क्या कहना चाहिए, किस तरह के हैं, किस? आबिद भाई, आज जो विषय आप लाए हैं, मैं आपका
तहे दिल से शुक्रिया करूंगा अगर इस सब्जेक्ट को शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। अगर उनको बड़ा होना है तो इन एमएलए को इनको छोटा करना होगा। मुंबई में ताकत है ये एमएलए। जब तक ये एमएलए को अपोजिशन लूज नहीं कर सकता तो कॉरपोरेशन से भी ना उद्धव ठाकरे ना कांग्रेस जीत सकती है। और मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मैं न्यूट्रल बात करूंगा आपके साथ। तो संजय उपाध्याय जी की बात करता हूं। संजय उपाध्याय मेरे साथ युवा मोर्चा में थे, अच्छे दोस्त हैं, कल भी थे, आज भी हैं। मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, मेरी मैसेज पे उनसे बात होती है। और उत्तर भारतीय का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर उभर कर आया है। लड़का काम करने वाला है। पर विधानसभा भी ऐसी है कि वहां से आप किसी को भी सीट दे दो, अभी भाई तो वो बीजेपी के कैंडिडेट सीट है, वो जीतेगा ही जीतेगा। पर ये लड़का संजय उपाध्याय कार्यकर्ताओं के साथ और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाता है। चुनाव तो पहले टाइम जीता है जब दोस्तों के साथ और दोस्ती निभाता है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देता है। जब कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा तो कार्य अपने आप होने लगते हैं और कार्य वो करेगा। मैं क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म है, 6-8 महीने साल भर में नहीं हुए, तो मुझे उसका भविष्य उज्जवल दिखता है। अब दहीसर की बात नहीं, वहाँ मनीषा चौधरी आपकी जी चुन के आई और मुझे लगता है कि सेकंड टर्म उनका, सेकंड नहीं है, थर्ड टर्म है उनका। और ये मुंडे जी के बहुत करीब थी, पालघर वगैरह में कहीं रहती थी। मनीषा ताई मुझे भाई कहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी आबिद भाई ऐसी है कि वहाँ कोई भी लड़ेगा और वो जीतेगा। वहाँ पर भी कोई बहुत अपोजिशन मजबूत नहीं है। पर मनीषा ताई को मैं, अगर आप मुझे मार्क देने कहें तो विधानसभा के स्तर पे, विधानसभा में बोलना, क्वेश्चन उठाना या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करना, उसमें 10 में से 3 दूंगा। एज अ ह्यूमन बीइंग 10 में से 9 दूंगा। कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए 10 में से 6 दूंगा। और एक एमएलए बने रहने के लिए जो करना है वो सब करती है। एक अच्छी महिला है, मेरी बहन है। मेरी इतनी बात में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, कांदिवली ईस्ट से अतुल भातखड़कर जी हैं जी, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? अतुल भातखड़कर जी मुझे लगता है थर्ड जो है उनका थर्ड टर्म का जी। अतुल भातखड़कर संघ से जुड़े हुए हैं, प्रमोद महाजन के भी बहुत नजदीक थे, संगठन में प्रदेश लेवल पे बहुत बड़ा काम किया है। उससे बड़ी बात यह है उनकी कि बहुत अभ्यासु हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और हर सब्जेक्ट पे उनकी एक कमांड है। एक लो प्रोफाइल एमएलए बीजेपी का अगर कोई है मुंबई में तो वो अतुल भातखड़कर है। कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% काम करने वाला, विधानसभा में 100% बोलने वाला और अपने विषय को बहुत अच्छी तरह रखना और उस पर काम करना और कार्य कर, क्योंकि वो भी एक बहुत सामान्य परिवार। मुझे याद है कि जब मैं युवा प्रदेश कार्यालय में मेरी इनकी दोस्ती थी, ये नेता हुआ करते थे, तो मैं इनको छोड़ने आता था। ये गोरेगांव के दूध सागर सोसाइटी के अंदर रहते थे। अभी कहाँ रहते हो मुझे उनकी जानकारी नहीं है। काम बहुत अच्छा करते हैं और सबसे बड़ी बात वो एक नॉन करप्ट एमएलए है। मैं उनको 10 में से 10, 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। जो काम होगा उसके लिए वो कहते हैं कि हो जाएगा भैया तेरा काम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो नहीं होगा उसके लिए स्पष्ट मना करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छे से लोगों को लेकर रहते हैं। इतना मुझे उनकी जानकारी है। पर्सनल लेवल पर अभ्यासु है जो मैंने कहा आपको, और बड़े बड़े नेता सभी के साथ रहे हैं, पर बहुत लो प्रोफाइल है। आप देखते होंगे कि, और वो तो प्रदेश में कभी प्रवक्ता भी थे, देखा काफी करीब से, हाँ करीब से देखा है, प्रवक्ता थे और
फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम होगा अतुल भाटकर जी का। अगर वो कभी सीएम बने, ब्राह्मण, अगर एक ब्राह्मण सीएम 2 टाइम बन सकता है, अगर ये परंपरा बीजेपी की है, तो अतुल जी भी कभी न कभी सीएम बन सकते हैं। सीएम मटेरियल हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे इस पार्टी का तो मुझे पता नहीं, पर वो एक सीएम मटेरियल है, नॉन करप्ट संघ के कार्यकर्ता। 100% आपने उनको मार्क दिया। 100% काम में बिल्कुल सर, बिल्कुल। चारकोप से योगेश सागर जी हैं, इनका भी मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा हो सकता है टर्म हो। ये चौथा टर्म या 5वां टर्म है योगेश जी का। जी। उसके पहले वो कॉर्पोरेटर थे वहां से, जी। और एक गुजराती चेहरा मुंबई का। अब किरीट सोमैया के गुजराती चेहरे की अगर आप एक लाइन समझें, तो उस उम्र की एक जो लीडरशिप खत्म होने आई, प्रताप भाई असर थे, किरीट सोमैया थे, जो गुजराती नेता थे। तो गुजरातियों का एक अच्छा नेता है, काम करता है, पर जितना काम कर सकता है उतना ही करता है। बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट, मिठाई के जैसे एंटरटेन करता है, और उनसे काम नहीं होता या करना नहीं चाहते, तरका देते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनको विधानसभा में जो वो बोलते हैं उनमें से 10 में से 7 मार्क्स दूंगा, और विधानसभा में 10 विधानसभा को जो बांधनी उन्होंने की है वो 10 में से 9 है, और कार्यकर्ताओं के साथ 10 में से 7 है। मतलब कार्यकर्ता 30% उनसे दूर है, 70 को वो संभाल लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी भी वैसी है, थोड़ी टफ भी है कॉन्स्टिट्यूंसी, पर काम करते हैं। इमेज ठीक से बनी हुई है उनकी, और एरोगेंट तो नहीं है, मिलते तो सभी से हैं, और पर काम सबका हो नहीं हो ये तो योगेश जी के हाथ में नहीं है। अब गोरेगांव वेस्ट आ जाते हैं, जहाँ जी। विद्या जी हैं, विद्या जयप्रकाश ठाकुर जी। ये एक्स मिनिस्टर भी हैं। जी, देखिए, विद्या जी और जयप्रकाश ठाकुर ये पार्टी में तकरीबन जब से मुंबई का राम नाईक जी के साथ के लोग हैं ये, और उन्होंने यहाँ के कॉरपोरेशन पे, यहाँ के विधानसभा पे कब्जा रखा है, हमेशा से कब्जा रखा है। और पार्टी के लिए कितनी बड़ी एसेट है ये मैं नहीं कह सकता, पर मेरी दृष्टि में विद्या ठाकुर जी एक लायबिलिटी है पार्टी पर, एसेट तो नहीं है। हाँ, ठाकुर हैं, एक बांधनी उन्होंने विधानसभा में करके रखी है, उत्तर भारतीय एक लॉबी को संभाल कर रखा है, पर मुंबई के बड़े नेता उत्तर भारतीयों में से नहीं बने अभी तक। जैसे एक संजय उपाध्याय एक उभरता हुआ नेता है, तो मैं उत्तर भारतीयों की, मुंबई के उत्तर भारतीयों पे उनकी पकड़ है ऐसा तो मैं नहीं मानता। हाँ, विधानसभा पे वो बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छा धंधा है, और बाकी विधानसभा में तो वो मुझे विद्या जी का परफॉर्मेंस मैंने जो देखा है वो समझ में नहीं आता मुझे, और थोड़ी सी एरोगेंट हो गई है, कार्यकर्ताओं से थोड़ी सी दूर है, और एरोगेंटनेस के अंदर अब कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का माहौल बना है ना आबिद भाई, जब चुनाव आते हैं तो आप पेड वर्कर मिलते हैं, उनसे काम करा लेते हैं। कार्यकर्ता तो मतलब जो लॉयल कार्यकर्ता होंगे वो तो बहुत गिने चुने ही होंगे, बाकी तो जो एम्बिशंस लेकर आते हैं पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हैं, तो वैसे कार्यकर्ता कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो कुल मिला के वो चुनाव जीत जाते हैं उत्तर भारतीयों के जोर पर। और बाकी पार्टी के काम में, पार्टी को में कितना हाथ उन्होंने दिया होगा, मैंने कहा जैसे कि लायबिलिटी है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत बड़े पार्टी का वो भला कर सकती हैं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए उनको तो मार्क्स 10 में से हर चीज़ का 4 मार्क्स, इसके ऊपर तो नहीं दिया जा सकता। अंधेरी वेस्ट से बात करते हैं, अमित साटन, जो मुझे लगता है कि 3rd टर्म है उनका इस बार। अमित साटन कैसे आए, अगर अमित भाई मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। प्रमोद महाजन
के एक्सपायर्ड होने के बाद में कॉरपोरेशन के चुनाव थे, और कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर विनोद तावड़े जी, आशीष शेलार, पराग अलोनी, ये सब एक थे और मुंडे जी एक साइड थे। तो मुंडे जी के पास में मतलब कॉरपोरेशन के लिए कार्यकर्ता ही नहीं थे। मुंडे जी की हालत इतनी खराब कर दी थी इन लोगों ने मिलके कि इनके पास में कार्यकर्ता नहीं थे। तो जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के अंदर भाई मुंबई में भी एक दो लोग रहे उनके, तो अमित तो उनका पीए हुआ करता था मुंडे जी का, और इन्होंने अपने पीए का इनाम दे दिया कॉरपोरेशन के लिए। मुंबई के अंदर पास हो गया, चलो ये कॉरपोरेशन की टिकट अमित को देते हैं। अमित था तो पीए। हम जब जाते थे मुंडे जी से मिलने तो एक पीए जैसे वेलकम करता है वैसे उसकी आदत थी वेलकम करने की। अब नसीब से वो कॉरपोरेशन जीत गया। कॉरपोरेशन जीतने के बाद में फिर जीत गया। इन बिटवीन मुंडे जी का देहांत हो गया, पर उसने अपनी फील्ड बना ली। एक मुंबई के अंदर एक लॉबी बनाई उसने, और फिर विधायक बना, फिर 3 टाइम विधायक हो गया। बहुत ही एरोगेंट, वेरी एरोगेंट। बहुत लोग उसकी शिकायत लेके तो मेरे पास आते हैं कि हमारा कोई बिल्डर बोलता है हमें ऐसी तकलीफ है, ये तकलीफ दे रहे हैं। एक तो स्लम वाले आए थे मेरे पास में कि अपना बिल्डर ला रहा है, अपने बिल्डर ला के उसको बिल्डिंग बनानी है, हम सब डरे हुए हैं। अगर अमित साटम जी प्रूफ मांगेंगे तो मैं उस स्लम वालों को खड़ा कर सकता हूं। बाकी अमित साटम बहुत ईमानदार नेता हैं ऐसा मैं तो नहीं मानता, बहुत एरोगेंट नेता हैं। एरिया में कुछ गार्डन्स वगैरह जो बड़ा मेंटेन किया है नरेगा की। मैं हर गार्डन, देखिए गार्डन सभी ने मेंटेन किया है, पर उन्होंने, आप गार्डन में जब जाते हैं तो उसकी जो फोटो है उसको हाईलाइट किया है तो वो गार्डन दिखता है। बाकी नेताओं ने खाली गार्डन बना के छोड़ दिया, पर अमित बड़ा होशियार है तो उसने अपनी फोटो लगाई और उसको हाईलाइट किया। जब आप हाईलाइट करते हो तो गार्डन भी दिखता है। तो ब्यूटिफिकेशन में तो होशियार है ही, और कार्यकर्ता भी को संभालना भी तो बहुत, मतलब बहुत लंबी रेस का घोड़ा तो मैं तो नहीं मानता। बाकी विधानसभा में सवाल बहुत अच्छे करता है, ये बात तो सही है, पर है एरोगेंट, इसमें कोई शक नहीं। बुलंद से बात कर लेते हैं मिहिर कोटेचा, जिनको सांसद का भी लड़ाया था और उसके बाद फिर से। मिहिर कोटेचा एक खानदानी परिवार से है ना, नॉन करप्ट गुजरातियों का एक विधानसभा का, लोकसभा का नेता, और हाजी कर कर अपनी राजनीति करने वाला। लीडरशिप क्वालिटी नहीं, जो आजू बाजू के लोग कहेंगे जो कुछ करना है, और रात्रि घरे जवी जई ने उंगली जवानू, बस उतना ही है। अच्छे घर से है, तो विधानसभा में तो मैंने कुछ देखा नहीं उनका काम करते हुए, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि ज़्यादा लोग को शिकायत करते नहीं हैं। तो वहाँ मिहिर कोटेचा हो या किरीट सोमैया का बेटा को लड़ा दिया जाए तो वो भी जीत सकता है, क्योंकि ये विधानसभा और ये लोकसभा डेवलप तो किरीट सोमैया ने की है सबसे पहले। नहीं तो ये बीजेपी का गढ़ नहीं हुआ करता था कोई जमाने में। किरीट सोमैया ने ये गढ़ बनाए, एक बेस बिछा के दिया है इनको, और उस बेस के ऊपर इन्होंने अपना अपना महल बनाया। घाटकोपर वेस्ट की बात करते हैं जी। राम कदम जी। राम कदम जी, मैं तो कहूँगा कि बीजेपी में अगर कोई एक दबंग नेता है तो है राम कदम, माफिया कोई नेता है तो राम कदम। हाँ नहीं भाई, मसल्स पावर है उसके पास। उसके पास में लड़के, कार्यकर्ता कम, लड़के ज्यादा है। और जब वो कहते हैं कि तेरी शादी करवाऊंगा, उठा के लेके आ जाएंगे, जब एक ऐसा कुछ एक बयान बीच में आया था उनका, तो उनका चरित्र समझ में आता है। मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये सबको कहते थे कि लोग कहते हैं प्रमोद जी के कभी नजदीक नहीं थे जब प्रमोद जी जिंदा थे। तो ये राहुल महाजन
प्रमोद जी का बेटा राहुल महाजन के साथ में रहकर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, और शायद ये कुछ कॉरपोरेशन के अंदर कुछ बिल्डिंग बनाना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ऐसे काम भी करते थे ये। अब वो कहानी आपको पता है कि राज ठाकरे और मनसे और अबू आजमी साहब की एक कहानी छोटी सी हो गई, और उसके पहले एक मराठी जिससे भी चल रहा है, मराठीवाद मनसे ने किया था, क्योंकि बीजेपी तो इनको टिकट नहीं देती, राम कदम को देना होता, बीजेपी ने लिया, एमएलए राम कदम को लिया, कार्यकर्ता राम कदम को टिकट नहीं दी कभी, आप ये समझिए। तो वहां से जब ये एमएलए बना तो उन्होंने वहां के लड़के, लोकल लड़के को, लड़के बहुत हैं उसके पास, मसल्स पावर बहुत है, और मुझे लगता है कि पार्टी में भी अभी किसी बड़े नेता से उनकी बन नहीं रही, तो विधानसभा में तो वो जीत जाते हैं, कभी यात्रा करा देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग को यात्रा कराना, ये कराना, ये सब तो शिरडी की है, धाम की यात्रा, कई धाम की, धाम की यात्रा है, और फिर हंडी, उसमें सब आर्टिस्ट लोगों को, क्योंकि वो जो यहाँ कहीं खार में रहते हैं, एक्चुअली विधानसभा वहाँ रहते हैं, बड़े अच्छे आलीशान फ्लैट में है, और राम कदम जी को फिल्मी दुनिया से बहुत लगाव है। जब मैं पहले, आज के 8-10 साल पहले, जब ये मनसे से एमएलए नहीं हुआ करते थे, तो मैं भी फंक्शन, क्योंकि मैं फिल्म लाइन में बहुत पहले से हूँ, तो मैं देखता था हमेशा राम कदम आते हैं, राम कदम को बड़ा फिल्मी पार्टियों का शौक है, और अब शायद वो प्रवक्ता थे, और मेरे हिसाब से ओबीसी सामने थे या कौन थे इनके सामने, तो एक इंटरव्यू के अंदर तो इन्होंने, ओबीसी थे या कोई थे, मैं भूल रहा हूँ, पर कोई नहीं, कोई नेशनल लेवल के थे आबिद भाई, उन्होंने तो इतना धोया इनको, क्योंकि बोलने का तरीका, जब आप बचपन से संग में रहो, बचपन से संग में से रहकर आते हो, तो एक बातचीत करने का तरीका, देखिए अतुल भाटकर, एक बात करने का तरीका है, एक रखने का तरीका है, वैसा तरीका उनके पास, राम कदम के पास नहीं है। तो विधानसभा तो लड़कों के जोर पे है, कार्यकर्ताओं के जोर पे नहीं है, मतलब पैसों के जोर पे है, और कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है, और एरोगेंस अब वो भी बहुत हैं, क्योंकि सब बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों से मिलना उनका शौक है, और विधानसभा में भी बहुत, या तो विधानसभा का जो नेता है बीजेपी का, वो उन्हें बोलने नहीं देता, या ये बोलते नहीं है, या कोई मुद्दे ज़्यादा उठाते नहीं हैं, तो जीत सकते हैं चुनाव पैसे के जोर पर पार्टी का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, ये तय है। तो 4 रैंक 10 में से आप कहें तो 10 में से 4 पॉपुलर है। पॉपुलर होना अलग है, किरीट सोमैया कोई एमपी नहीं है, किरीट सोमैया पदाधिकारी नहीं है, पर वो बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, बच्चा बच्चा जानता है किरीट सोमैया को, तो उसके लिए एमएलए एमपी होना जरूरी नहीं है। अन्ना हजारे को सब जानते हैं, वो कहाँ कौन से एमएलए एमपी बने, तो हाँ, इनको इसलिए जाना जाता है कि एक एमएलए है, बाहुबली एमएलए हैं, लड़कों की फौज है इनके पास, इसके लिए जाने जाते हैं, और फिल्मी हस्तियां इनको जानती है, फिल्मी पार्टियों में जाने का शौक है, तो मैंने इसके लिए 10 में से 3 मार्क्स दिए हैं, 4 मार्क्स समझिए। घाटकोपर ईस्ट से पराग शाह अब्जोपति आदमी है, रिचेस्ट मैन, और नॉन करप्ट आदमी है, गुजराती आदमी, भलो मानस है, और जितना हो सकता है, जितना उनको जानकारी है कि एक एमएलए क्या कर सकता है, उतनी जानकारी अभी तक उनके पास नहीं है, पर जो उनसे बन सकता है वो करते हैं। वो एमएलए नहीं थे, कॉर्पोरेटर हो या फिर वो समाज का काम करते थे तो भी करते थे, उतना चैरिटी के अंदर तो काम करते ही थे। तो ही इज अ गुड मैन, नॉन करप्ट मैन, और 10 में से अभी उनको सीखना है विधानसभा में कैसे काम होता है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, तो ही इज अ गुड मैन। 10 में से 8 मार्क्स हैं हर चीज़ में उनके, और कार्यकर्ता साथ में रहते हैं, कार्यकर्ताओं को संभालते हैं, गुड मैन, फ्यूचर ब्राइट है। बेटर वेस्ट से ले लिया जाए, आशीष शेलार जी जो इस समय मंत्री भी हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में, बड़े पावरफुल
आशीष भाई, आशीष शेलार ने मेरे साथ में, हमने सब साथ में ही काम किया था, युवा मोर्चा के सब साथी थे, पर ये थोड़ा सा मेरे से बड़ा था, मैं उससे छोटा था। प्रमोद जी के भी ये बहुत लाडले वकील थे, मेरे भी अच्छे दोस्त थे, हम सब साथ ही में बैठते थे। अब मैं उसकी लीडरशिप की बात करूं आशीष भाई की, तो लीडरशिप बहुत शार्प, बहुत जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल, विरोधियों पे अटैक करना समय पे, यह आशीष भाई को बहुत अच्छी तरह आता है। पार्टी के कार्यकर्ता जो उसके दिल में आ गया कि यह कार्यकर्ता बहुत अच्छा है तो उसका साथ देंगे, उनके दिल में आ गया यह कार्यकर्ता मेरे दिल में नहीं है, पार्टी के दिल में हो पर मेरे दिल में नहीं है, उसका साथ नहीं देंगे। विरोधियों का जैसे कहा कि मैं विरोध करते हैं, पर रात को फिर राज ठाकरे के भोजन पे भी चले जाते हैं। उनका शायद रिश्ता भी शिवसेना के किसी आमदार से, उनके वाइफ का ससुर भी कहीं वहीं से थे, और बांद्रा जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ कुछ मुस्लिम है, कुछ एकदम क्रीम क्राउड है, क्रिश्चियंस हैं, तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। काफी चैलेंजिंग सीट है, चैलेंजिंग सीट है जी। पहले वो सीट थी नहीं बीजेपी की, बेसिकली कांग्रेस की बेस सीट हुआ करती थी, पर आशीष डैशिंग डायनेमिक लीडर है। मुझे लगता है कि भविष्य का वो एक सीएम चेहरा भी हो सकता है। जिस दिन देवेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाए या केंद्र में जाए, तो अतुल भातखलकर और आशीष, दो ऐसे नाम मैं देखता हूँ कि जो सीएम मटेरियल हैं। पर आशीष की एक नेचर है कि जिसको लाइक करता है उसी को लाइक करता है, जिसको डिसलाइक करता है उसको कभी लाइक नहीं करता, पूरी तरह से डिसलाइक करता है। हाँ, फिर पूरी तरह से डिसलाइक करता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे दोस्त, चाहे उसके साथ में काम किया हुआ हो। विधानसभा में अच्छा काम करता है, कोई शक नहीं है, और जेंटलमैन है, और जेंटलमैन है, जवान का पक्का है, और अभी तो मुंबई का अध्यक्ष और मंत्री भी है, तो बल्ले बल्ले है जी उनकी। तो बाकी तो हर जगह उनको मार्क्स तो पूरे देता हूँ मैं। व्यक्तिगत मेरे साथ में कुछ संबंध उनके ठीक नहीं है, इसके लिए मैं उनकी आलोचना करूँ ये गलत बात है, पर सच्चाई जो मैंने रखी है ये सही है। साइन कोलीवाड़ा की सीट है जहाँ से तमिल सेल्वन मेरे साथ, जब मैं जिला महामंत्री था दक्षिण मुंबई का, तो वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस जिला के। वो एक ऐसी सीट है तमिल की, मलयालम की, जो साइन कोलीवाड़ा वगैरह सब उसमें आता है। वो बीजेपी की सीट कभी रही नहीं थी, और पहले टाइम सेल्वन जीत कर आए, और आज तक वो मेंटेन है। तीसरे टाइम वो जीत के आए, तो कार्यकर्ता भी उन्होंने खड़े किए हैं, तो वहाँ एक चैलेंजिंग काम भी है। अडानी को फेवर भी करना है, अडानी का विरोध भी करना है, दोनों चीज का एक चैलेंज है उनके पास, वो निभा रहे हैं। बाकी की तो विधानसभा में तो एक एवरेज बोलना करना एक एवरेज है, क्योंकि वो बेसिकली साउथ इंडियन है, तो मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पर बहुत क्वेश्चन रेस करना। अब आप कोलीवाड़ा में क्या क्वेश्चन रेस होंगे, धारावी के क्या क्वेश्चन रेस होंगे, आप ही समझते हैं। नाली है, गटर है, मीटर है, वाटर है, उसी से ही कभी ऊपर नहीं आई धारावी। और अब अंबानी है, ये अडानी है, ये तो हम टॉप हिल और कुछ साइन का एरिया वगैरह जी लगता है, साइन कोलीवाड़ा जी। धारावी तो अलग नहीं, अलग है, पर कुछ भाग आता है उसमें, कुछ भाग उधर आता है जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो उसके अंदर वो सरदार पंजाबीज भी बहुत है, सरदार भी बहुत हैं, तो पर एक काम संभाल लेते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ऐसा मुझे लगता है। 10 में से 8 मार्क्स, क्योंकि संभालना ही बड़ी बात है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना बड़ी बात है जी। अब वडाला से बड़ा नाम है कालिदास कोलंकर, बहुत पुराने नेता हैं, हाँ, लगातार जो है उनका हो रहा है। कुछ नेता ऐसे होते हैं, 7 बार या 8 बार हो सकता है जी जी जी, कुछ नेता ऐसे होते हैं, मैं इन
विधायक जी के लिए एक बात कहूँगा कि एक कार्यकारिणी की बैठक थी बीजेपी में, उसमें अडवाणी जी आए थे और अडवाणी जी ने एक बात कही थी जो मैं आज तक कभी नहीं भूला कि मैंने अडवाणी जी ने लोकसभा में ऐसे सांसद देखे हैं जो 8-8, 9-9 टाइम, 10-10 टाइम जीत कर आए हैं, पर वो न कभी लोकसभा में बोले और जीतने के बाद न कभी अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाकर बोले। बहुत साइलेंट, न किसी को छेड़ना न काम करना। तो जब आप दोनों चीज करते हैं, न किसी को छेड़ते हैं न काम करते हैं, तो लोग आपको कहते हैं शांत स्वभाव का है, चलने दो, कोई शैतान आ जाएगा तो परेशान करेगा। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं, जो न छेड़ते हैं न काम करते हैं, उन नेता की कैटेगरी में है, ऐसा मुझे लगता है। तो कुलाबा से हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी। राहुल नार्वेकर पढ़े लिखे, लॉ और कुलाबा में बचपन गया उनका, मतलब भूमिपुत्र कहे जा सकते हैं। बहुत बड़ा उनका एक परिवार है नार्वेकर जी का। दूसरी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी से आए और पैसे का, इतने पैसे वाले हैं इस पूरा परिवार, एक वर्चस्व रखते हैं अपने विधानसभा में, कुलाबा में। परिवार भी एक वर्चस्व रखता है, पढ़े लिखे हैं, कानून जानते हैं और देवेंद्र फडणवीस के बहुत नजदीक में हैं, भरोसे के दोस्त हैं। विधानसभा का चूंकि वो वकील है तो कितना काम होगा और कितना नहीं होगा, उन्होंने तो अपने पीए को ही समझा दिया कि ये होगा ये नहीं होगा। तो विधानसभा के लिए उनको तो महाराष्ट्र की देखनी है, तो विधानसभा में तो निचले स्तर पर उनके पीएस वगैरह ज़्यादा काम करते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोई बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं है। जो उनके साथ में दूसरी पार्टी में पुराने कार्यकर्ता थे, उन्हीं को वो लेकर आ गए अपने साथ, अपने ग्रुप के अंदर। और मैं यूँ कहूँगा कि कुलाबा के जो पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के थे, करीब करीब समाप्त होते चले गए प्रमोद नार्वेकर जी के आने के बाद। इवन राजपुरोहित जो वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनका भी अंत करीब करीब राहुल नार्वेकर जी ने कर दिया है। पर पुराने कार्यकर्ता तो इधर उधर बिखर गए हैं। एक नई टीम, एक नया कल्चर के कार्यकर्ता जो दूसरे पार्टी के थे, उनमें से लेकर आना, खुद अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। अब विधानसभा में तो खुद ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी का आदेश होता है, पहले से जो तय होता है, वो करते हैं। तू बस तू बोल, उनका काम ये है कि जितना पार्टी की गाइडलाइन है उसको वो फॉलो करते हैं, उससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। तो मेरा उनके लिए काम के लिए तो 4% से ज़्यादा उनको नहीं दे सकता जी। हाँ जी, नहीं पार्टी का, वो जो पार्टी के आदेश पे करते हैं काम, बाकी कार्यकर्ताओं का तो कुछ काम मैंने देखा नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा, आते हैं तो हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मतलब जो लोकल लेवल के काम है, जो लोकल लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो 25-25, 30-30, 40-40 साल से पार्टी के काम करते थे कुलाबा के अंदर, है ना, तो वो सब समाप्त होने चले हैं। तो आप समझिए, जब पार्टी का कार्यकर्ता बेस आज खत्म हो जा रहा है, जो कार्यकर्ता पे पार्टी जब बीजेपी जीत के आई थी, जो मेन बीजेपी के कार्यकर्ता आए और जो नए जो आए हैं कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से, एक आर्टिफिशियल झाड़ और एक ओरिजिनल झाड़ हो तो उसमें कितना फर्क होता है आबिद भाई। तो ऐसा पोजीशन है, पर जो ओरिजिनल झाड़ होगा वो उगेगा, फल देगा, पर आर्टिफिशियल झाड़ तो खाली दिखेगा ही, फल कहाँ से देगा। तो मुझे नहीं लगता कि आगे बड़ा टफ होगा धीरे धीरे ये, ऐसा मजबूत कैंडिडेट कोई
मजबूत कैंडिडेट ये है। पोजीशन, हाँ। नहीं 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 नहीं, ये कोई भी हो, क्योंकि ये हर पार्टी में इनका रिलेशन अच्छा है, तो कैंडिडेट कोई भी हो, इनको हराना मुश्किल है। हाँ, इनके जगह कोई दूसरा बीजेपी का नेता खड़ा होगा, वो जीतना मुश्किल है। हाँ, ये जीतेंगे, राहुल को तकलीफ नहीं है। अब आखिर में मलबार हिल की बात जी करें, जी जी जो आप दक्षिण मुंबई के बड़े भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं, आजकल जी, जी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी जी मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी जी, जी जी तो बहुत ही करीबी आप लोग रहे हैं रिश्ते जी में। जी तो उनके बारे में कि किस तरह से आंकते हैं आप उनको? लोढ़ा जी, आबिद भाई लोढ़ा जी के साथ में मैं बहुत समय मुझे दोस्त मानते थे। कुछ मतभेद हो सकते हैं, है ना, और मैं मन से उनका विरोधी हूं, इसके लिए उनके बारे में झूठ कहूं, यह मुझे शोभा नहीं देता। विधानसभा की नस वो जानते हैं, कौन से गली में कौन से मराठी कार्यकर्ता को पकड़ के रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप हर कार्यकर्ता को पकड़ के रखें। अब यारी रोड है या एक खेतवाड़ी 7वीं गली है, अब खेतवाड़ी 7वीं गली में पता है कि मिस्टर दीपक एक अच्छा डैशिंग कार्यकर्ता है, बस एक को पकड़ लेते हैं, उनको पपोल लिया तो पूरी 7वीं गली साथ लग गई। हर जगह से एक एक लोग को चुनते हैं पूरे एरिया में, ये मराठी नेता, ये गुजराती, ये जैन, और ये हर नेता को करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जिसको बहुत लंबा विधानसभा लोकसभा लड़ना है तो उनका तरीका बहुत सही है काम करने का। दूसरा, मंत्री, मैं इस उम्र में और उनकी इस हेल्थ को देखकर एक बात कह सकता हूं कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत मजबूत है, उनका विल पावर बहुत मजबूत है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वो पृथ्वीराज चौहान के खानदान के वंशज में से है। मेरा उनसे मतभेद होना एक अलग सब्जेक्ट है अभी भाई। वो जिस जगह काम करेंगे उस चीज को बड़ा करेंगे। वो जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप देखिएगा 5 साल के बाद जैसे सेंट्रल के अंदर ऐसे लगता है कि नितिन गडकरी जी एक जन काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। आप ये देखिएगा कि मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम 1 नंबर पे होगा काम करने के अंदर, 1 नंबर का उनका नाम होगा काम करने के अंदर। और आज अगर वो 1 लाख करोड़ की आसामी है तो 5 साल के बाद वो कम से कम 10 लाख 15 लाख करोड़ के आसामी होंगे। करप्ट नहीं है, बिजनेस का दिमाग है उनके पास, करेंगे ऑफिशियल तरीके से बिजनेस। मंगल प्रभात लोढ़ा करप्ट नहीं है, पर हाँ खुन्नसी बहुत है क्योंकि राजा परिवार से आते हैं, जिससे उनकी अंदर से दुश्मनी दिल से उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, फिर उसके साथ दोस्ती नहीं करते। वैसा ही नेचर मेरा है, इसके लिए हमारा कभी मेल ही नहीं हुआ, मेरा भी हो। और जब हम दोनों का नेचर एक है इसलिए हमारी दोस्ती थी। काम में 1 नंबर है, विधानसभा में क्वेश्चन अच्छे उठाते हैं। मुसलमान का एक मुद्दा, मुस्लिम का एक मुद्दा पकड़कर चलते हैं अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। खुद जैन है वो खुद हिंदू नहीं है, पर उनको नस पता है कि हिंदू को एक कैसे करूं मैं, जैन और हिंदुओं को एक करके कैसे लाऊं, तो मुसलमान मुसलमान बोलूंगा तो हिंदू एक जैन एक रहेगा। मैं राज ठाकरे जी को और उनकी टीम को कहता हूं कि आप जो मराठी मराठी करो, जो उत्तर भारतीयों को एक एक थप्पड़ मार रहे हो और मराठी बोलो। मैंने 2 इंटरव्यू सिर्फ मंगल प्रभात लोढ़ा के किए कि मराठी बोल, तुला मराठी येत नहीं। और आज वो मंत्री 1 लाख करोड़ का आदमी टूटी फूटी मराठी में इंटरव्यू करता है और विधानसभा में बोलता है, तो इसका श्रेय मराठी बोलने का मुझे जाना चाहिए। और मराठी में वो बोल रहे हैं विधानसभा में, तो मैं उनको 10 में से 9 नंबर देता हूं। काम अच्छा करते हैं, नॉन करप्ट है, पर खुन्नसी व्यक्ति हैं, दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो कुछ कोशिश नहीं की कि आपस में जो कंफ्यूजन है या फिर किसी तरह की दिल में कुछ खटक जो है
वो निकल सके। अपनी फितरत ही थी कुछ ऐसी, अपनी फितरत ही थी कुछ ऐसी, दुनिया में थे जुदा हम, जिसे चाहा टूट कर चाहा, जिससे जुदा हो गए फिर ना मिले हम। फिर लोढ़ा जी हो या देवेंद्र जी हो, अलग हो गए तो फिर अलग दिल से। जी आबिद भाई। तो साथियों, ये थी मुंबई बीजेपी के विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड जो संजय बेंडिया गिरगांवकर जी ने तैयार की थी अपने अंदाज में, इसलिए कि वो ठीक से जानते हैं पार्टी को भी और पार्टी के नेताओं को भी। तो इसी तरह की शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे हम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।